ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का इतिहास। इससे पहले हमने जो है हिंदी व्याकरण के कुछ टॉपिक हमने देखा है। हिंदी व्याकरण के जो है अगर आप लोगों ने हमारे चैनल में नहीं देखा होगा तो जाके देखिए, वहां पर हिंदी व्याकरण के 3 टॉपिक हमने कंप्लीट किया है। और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ का इतिहास। आगामी आपके शिक्षक भर्ती, सब इंस्पेक्टर और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है छत्तीसगढ़ का इतिहास। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का भूगोल, हम कला संस्कृति सारी चीज पढ़ेंगे। तो सबसे जो पहला टॉपिक है वह छत्तीसगढ़ का इतिहास। ठीक। छत्तीसगढ़ के इतिहास अगर हम देखते हैं तो हम इसे 3 कालखंड में बांटेंगे। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहा गया है जिस काल के बारे में कोई भी लिखित जानकारी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन उस काल के बारे में हम जो है शैलचित्रों से, उस काल में उपयोग की गई औजारों से हमें जो है जानकारी प्राप्त होती है। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहा गया है जिस काल के बारे में हमको लिखित जानकारी तो मिला है, किंतु जिसे हम पढ़ नहीं सके हैं या पढ़ा नहीं जा सका है। तो अगर परिभाषा पूछता है तो प्रागैतिहासिक काल, जिस काल के बारे में लिखित जानकारी प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक, मैं यहाँ पर और जानकारी दूंगा आपको, लिखित जानकारी नहीं मिलता। आद्य ऐतिहासिक काल, लिखित जानकारी तो मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक, लिखित जानकारी प्राप्त हुआ है लेकिन उसे हम पढ़ नहीं सके हैं, पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, समझ आ गया इतना। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल के समय काल को अगर हम देखते हैं तो अज्ञात काल है मान लीजिए, क्योंकि ये जो काल है पाषाण युग का समय काल है। शैल काल भी बोलते हैं इसको, जहां पर आदि मानव का समय काल बोलते हैं। आदि मानव एक भूमक्कड़ जाति का था। ठीक, स्थायी निवास इसका नहीं था। ये एक प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान इन लोग स्थानांतरित होते रहते थे। तो ये जो अज्ञात काल से लेकर 2500 ईसा पूर्व का जो समय काल है उसको हम बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। जिसे मुख्यतः छत्तीसगढ़ के इतिहास पढ़ते हैं तो हम इसको मुख्यतः 4 खंडों में बांटेंगे। ठीक है, 5 खंडों में। सबसे पहले तो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, उत्तर पाषाण, नव पाषाण। फिर महापाषाण के रूप में भी हम यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ में साक्ष्य प्राप्त हुए। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, उत्तर पाषाण, नव पाषाण, महापाषाण। ठीक। अब यहां से जो सवाल बनता है वो विशेष करके साक्ष्यों को पूछता है, प्रूफ पूछता है। पूरा पाषाण काल के साक्ष्य छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर प्राप्त हुआ है, उनका जिला भी पूछ देगा। मध्य पाषाण, उत्तर पाषाण, नव पाषाण काल के साक्ष्य हमारे छत्तीसगढ़ में कहां से प्राप्त हुए हैं, ये सवाल आया हुआ है और ये सवाल ठीक है बनता है। समझ आ गया इतना। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल का समय काल अगर देखते हैं तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के समय काल को हम क्या बोलते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल। अर्थात वो समय जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय था उसी समय को हम आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं, जिसमें हमको लिखित जानकारी प्राप्त हुआ है लेकिन पढ़ नहीं सके। लिखित जानकारी प्राप्त हुआ है ठीक, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, क्योंकि इनकी जो लिपि थी वो एक लिपि थी। कैसी लिपि थी? भाव चित्रात्मक, पिक्टोग्राफ लिपि बोलते हैं। भाव चित्रात्मक लिपि थी जिसको पढ़ा नहीं जा सका है। इसीलिए जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, खैर भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमको डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में ज्यादा जानकारी नहीं देखेंगे, क्योंकि इसके जो साक्ष्य हैं, इसके जो स्रोत हैं, हमारे छत्तीसगढ़ से प्राप्त नहीं होते हैं। और नहीं होने के कारण मैं आपको बताऊंगा आगे।
क्यों नहीं होता है? ऐतिहासिक काल देखते हैं, समय काल है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1964 तक ले जाते हैं, ठीक, जहां पर आजादी के बाद भी हम उस काल को हम क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक काल। इस ऐतिहासिक काल में सबसे पहले हम वैदिक सभ्यता देखेंगे। वैदिक सभ्यता में दो सभ्यता पढ़ेंगे हम, ठीक है, उत्तर वैदिक काल, ऋग्वेदिक काल। तो ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, ठीक। अब यहाँ पर हमको ये जानना है, छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो ऋग्वेदिक काल के साक्ष्य हमारे छत्तीसगढ़ में प्राप्त हुए हैं या नहीं हुए, ये हम देखेंगे। क्या उत्तर वैदिक काल के साक्ष्य हमारे छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुए हैं या नहीं हुए, वो हम देखेंगे, है ना। क्योंकि आप जानते हो ऋग्वेद काल काल को कहा गया है जिस समय भारत में आर्य जो है आए थे। भारत में आर्य आए थे और आर्य आकर आपके उत्तर भारत के सप्त सिंधु प्रदेश में आकर बसे थे। उनका विस्तार सतलज नदी से नीचे नहीं हो पाया, इसीलिए ऋग्वेद काल के भी जो है साक्ष्य हमारे छत्तीसगढ़ से प्राप्त नहीं होते। उत्तर वैदिक काल देखते हैं तो अब आर्य जो है सतलज नदी से पार होके गंगा यमुना गंडक तक पहुंच गए थे, अर्थात उत्तर भारत में इनका विस्तार हो चुका था। लेकिन अभी भी जो है इनका विस्तार दक्षिण भारत में नहीं हो पाया था, इसलिए हमको उत्तर वैदिक काल में भी छत्तीसगढ़ की कुछ जानकारियां प्राप्त नहीं होता है, ठीक। कुछ चीजें हैं जो हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल में, जैसे नर्मदा नदी की जानकारी मिलता है रेवा नदी के नाम से, विंध्याचल पर्वत की जानकारी मिलता है, दो समुद्रों की जानकारी मिलता है। ये आगे हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल में, ठीक। ऐतिहासिक काल में अगर हम देखते हैं तो पहला तो हो गया वैदिक काल, दूसरा देखेंगे हम ऐतिहासिक काल को प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में बांटेंगे। प्राचीन भारत जहां पर 600 से लेकर 712 ईस्वी तक, और मध्यकालीन भारत जहां पर 712 से लेकर 1707 तक, आधुनिक भारत जहां पर 1760 से लेकर 1964 तक। ये मान लीजिए कि ये अंग्रेजों का काल होगा, जहां पर हम अंग्रेजों के आगमन पढ़ेंगे, ब्रिटिश शासन पढ़ेंगे, जिसमें हम आपके कलचुरी और मराठों का शासन पढ़ेंगे। प्राचीन भारत जिसमें नल वंश, सौरभ वंश, ये हम छत्तीसगढ़ से देखेंगे, ठीक है, पांडु वंश, सोम वंश की जानकारी हम देखेंगे। तो इस प्रकार हम छत्तीसगढ़ को 3 पार्ट में बांटते हैं। अब समझ आ गया, प्राग ऐतिहासिक काल लिखित जानकारी प्राप्त नहीं होता है, आद्य ऐतिहासिक काल लिखित जानकारी तो मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता है, ऐतिहासिक काल जहां पर हमको लिखित जानकारी प्राप्त हुआ है और जिसे पढ़ा भी जा सका है। किंतु यहाँ पर हम वैदिक सभ्यता जब देखते हैं तो वैदिक सभ्यता में हमको हमारे छत्तीसगढ़ की जो है जानकारी प्राप्त नहीं होती। कितना समझ आ गया होगा। इसके अलावा यहाँ पर 2 महाकाव्यों के बारे में भी पढ़ेंगे हम, जैसे रामायण काल में छत्तीसगढ़ के बारे में जो है जानकारी प्राप्त होता है कि नहीं होता है ना, होता है। पूरा रामायण काल में जो है आपके छत्तीसगढ़ को जो पूरी जानकारी मिलेगा आपको, ठीक। क्या महाभारत काल में छत्तीसगढ़ की जानकारी प्राप्त होता है, या छत्तीसगढ़ के बारे में, या महाभारत काल में जो है या उनकी घटनाओं के बारे में छत्तीसगढ़ से कहीं पर साक्ष्य मिलता है, ये भी हम देखेंगे, है ना। सारी चीज को जो है एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल को, ठीक। प्राग ऐतिहासिक काल देख लीजिए, पहले ही बताया हूं जहां पर लिखित जानकारी प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक। मनुष्यों द्वारा उपयोग की गई जो औजार हैं, हथियार हैं, उनके माध्यम से हमको इस काल के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। इसके अलावा जो गुफाओं में जो शैल चित्र बने हुए, उनसे हमको जो है जानकारी प्राप्त होता है, ठीक। गुफाओं में जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं उनसे हमको जो है जानकारी प्राप्त होता है, ठीक। प्रागैतिहासिक काल को पूर्व पाषाण काल में बांटेंगे, सबसे बांटेंगे पूर्व पाषाण काल। अब देखिए मैं एक एक चीज करके तो नहीं बताऊंगा कि भाई पूर्व पाषाण काल में मानव का रहन सहन कैसा था,
खान पान कैसा था। तो ये मान लीजिए जो प्राग ऐतिहासिक काल है वो आदि मानव का समय काल है, जहाँ पर आदि मानव जो है गुफाओं में रहते थे, ठीक है, पेड़ पेड़ के ऊपर रहते थे, जिनका मुख्य उद्देश्य होता था भोजन संग्रहण करना, भोजन इकट्ठा करना, कंदमूल खाते थे, कच्चे मांस खाते थे, ठीक है, अस्थायी निवास करते थे, है ना, किसी भी प्रकार का स्थायी कृषि नहीं करते थे। तो इनका ये काम था, बड़े बड़े पाषाण, बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग करते थे, इसीलिए इस काल को पाषाण युग के नाम से भी जाना गया। ये वही काल है, पूर्व पाषाण काल, मतलब आदि मानव का समय काल है। ठीक। अब छत्तीसगढ़ का जब इतिहास पढ़ते हो तो आपको इसके बारे में एक चीज पूछेगा कि इसके साक्ष्य छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ से मिले। तो यहाँ पर दो जगह का नाम याद रखना, एक महानदी घाटी और सिंघनपुर की गुफा। महानदी घाटी और सिंघनपुर की गुफा, ये आपका सिंघनपुर की गुफा रायगढ़ में, याद रखना क्या है, कहां पर है। इसीलिए रायगढ़ को शैलाश्रयों का आश्रय बोलते हैं, या शैल चित्रों का क्या बोलते हैं, शैल चित्रों का आश्रय स्थल क्या बोलते हैं, शैल चित्रों का आश्रय स्थल। या छत्तीसगढ़ में सबसे प्राचीन शैल चित्र कहां से प्राप्त होते हैं, तो कहां से प्राप्त होते हैं, रायगढ़ से प्राप्त होते हैं, सिंघनपुर की गुफा से। समझ आ गया। महानदी घाटी मतलब ये समझ लीजिए, महानदी घाटी जो आपकी महानदी जहां से जिन जिन क्षेत्रों से बहती है, विशेष करके आपकी जो है रायगढ़ भी आता है, बलौदा बाजार भी आता है, ठीक है, आपके इधर महासमुंद का कुछ हिस्सा भी आ जाता है, तो वहां से उत्खनन किए हैं, कुछ जानकारियां वहां से भी हमको प्राप्त होती। अब देखिए सिंघनपुर की गुफा से क्या मिला है, एक सीढ़ी नुमा मानव आकृति प्राप्त हुआ है। सीढ़ी नुमा, ये मैं प्रयास किया हूं इसको इमेज में बताने का। तो सीढ़ी नुमा मानव आकृति मतलब ये समझ लीजिए, ऐसे जो है मानव आकृति बनी हुई है, ठीक। सीढ़ी नुमा मानव आकृति हमको जो है प्राप्त होती है, कहां से, आपके सिंघनपुर की गुफा से। यहीं से शिकार करता हुआ एक मनुष्य की जो है बताया गया है, शैल चित्रों में क्या बताया गया, शिकार करता हुआ मनुष्य को पर जानकारी दिया गया है। पत्थर के हस्तचलित कुदाल प्राप्त हुआ है, पत्थर के जो है क्या मिला है, हस्तचलित कुदाल यहां से प्राप्त हुआ है। ठीक, समझ आ गया इतना। चलिए, तो ये सिंघनपुर की गुफा हो गया, ये देख लीजिए आप, ये एक प्रकार की जो है, ठीक है, इमेज के माध्यम से सिंघनपुर की गुफा का जो शैल चित्र है उसको बताने का प्रयास किया हूं। ठीक, यहाँ का जो शैल चित्र है वो गहरे लाल रंग के, किससे है, गहरे लाल रंग, या कहीं कहीं पर गेरुआ रंग भी दे देता है, ठीक है, गेरुआ रंग भी दे देता है। तो गहरे लाल रंग की जो यहाँ पर क्या मिले हैं हमको, शैल चित्र मिले। इसके अलावा हमें जो है पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य, बोतलदा, ये भी रायगढ़ में है, छापा मारा, भावरखोल, गीदा, सोनबरसा, ये सभी जगहों से हमें पूर्व पाषाण कालीन जो है साक्ष्य प्राप्त हुए, पूर्व पाषाण कालीन हमको साक्ष्य मिले। समझ आ गया होगा। ठीक, आगे मैं सिंघनपुर गुफा को और इसको विस्तृत रूप से जानकारी दूंगा, जहां पर जिसका सबसे पहले इसका खोज किसने किया, पहचान किसने किया, ठीक है, अध्ययन किसने किया, ये भी यहां से सवाल बनता है। अब आते हैं पाषाण काल। अगर हम भारतीय इतिहास में जाते हैं तो मध्य पाषाण काल वो काल है जिस काल में मनुष्य मानव जो है बड़े पत्थरों के स्थान पर छोटे पत्थरों का जो है प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया, अर्थात उन पत्थरों का छोटे छोटे हथियार बनाना प्रारंभ कर दिया, ठीक है, या सूक्ष्म, इसको सूक्ष्म औजारों का काल भी कहा गया, माइक्रोलिथ एज भी कहा गया मध्य पाषाण काल को, जहां पर मनुष्य जो है एक प्रकार के पत्थरों को छोटे रूप में प्रयोग प्रारंभ कर दिया। यही वो समय काल है जहां पर मानव जो है
पालतू पशु, ठीक है, पालतू पशु यहाँ पर प्रारंभ किया, यानी कि पशुओं को पालना प्रारंभ किया। और पहला पालतू पशु क्या है आप जानते हो? कुत्ता है ना? तो मानव जो है यही उस काल में जो है, यही काल में पहली बार जो है एक पशुओं को पालना प्रारंभ किया, वो है मध्य पाषाण काल। हमारे छत्तीसगढ़ में इसके साक्ष्य जो है प्राप्त होते हैं कबरा पहाड़ से। कहां से मिलता है? कबरा पहाड़ रायगढ़ से हमको प्राप्त होता है, जहां पर एक अर्धचंद्राकार लघु पाषाण है, ठीक है। एक अर्धचंद्राकार जो है इस प्रकार बना हुआ, अर्धचंद्राकार इस प्रकार बना हुआ एक लघु पाषाण है, जो फलक के रूप में, प्लेट के रूप में बनाया गया उसको, प्लेट के रूप में, ठीक। लंबे फलक है, फलक मतलब ब्लेड होता है ना, याद रखना। लंबे फलक के साक्षी भी प्राप्त हुए यहाँ से, ठीक। पंक्तिबद्ध मानव समूह है, यहाँ पर चित्र जो बना है वो एक प्रकार के पंक्तिबद्ध बना हुआ है एक दूसरे के, है ना, इस प्रकार पंक्तिबद्ध मानव समूह हमको जो है कहां से मिलता है? कबरा पहाड़ से प्राप्त होता है। पंक्तिबद्ध, है ना, आप एक दूसरे का हाथ को पकड़े हुए पंक्तिबद्ध मानव। इसके अलावा यहाँ पर जानवरों के भी जो है शैल चित्रों पर उल्लेख प्राप्त हुआ है। जानवरों में जैसे घड़ियाल है, सांभर है, लाल छिपकली है। समझ आ गया? गर्मी ज्यादा है लग रहा है, ठीक है। तो घड़ियाल है, सांभर है, लाल छिपकली के जो है यहाँ पर शैल चित्र प्राप्त हुए। इतना समझ गए? ये मध्य पाषाण काल के। यहाँ से सवाल जो सबसे ज्यादा बनाए हुए है ना, ये कबरा पहाड़ से बनाए हुए। क्वेश्चन पूछ देता है निम्न में से कौन मध्य पाषाण युगीन, मध्य पाषाण युगीन साक्ष्य प्राप्त हुआ होता है, या निम्न से किसमें जो है मध्य युगीन पाषाण काल के जो है साक्ष्य मिलते हैं? वो है कबरा पहाड़, याद रखना, जहां पर पंक्तिबद्ध मानव समूह जो है प्राप्त होता है। ये देख लीजिए यहाँ पर, पता नहीं दिखाई देगा नहीं देगा, है ना, जहां पर जानवरों के चित्र भी है, देख लो, ठीक है। अब मत समझना कि वो सर कुत्ता टाइप के दिख रहा है, पर सांभर है, घड़ियाल है, हाँ जानवर टाइप के दिख रहा है ना। ये पंक्तिबद्ध देख रहे हो आप, ये पंक्तिबद्ध है, एक दूसरे को पंक्तिबद्ध हाथ पे, यहाँ भी वही है, ठीक है। ये देख लो छिपकली है, क्या है, ठीक है ना। अब इमेज के माध्यम से इसको बताया गया है तो समझ सकते हो। इसके अलावा बस्तर के कालीपुर से, खड़ांग घाट से, राजपुर से, घाटलोहान से और भातेवाड़ा से भी हमको जो है साक्ष्य प्राप्त होते। इतना सबको समझ आ गया? चलो, तो ये हो गया आपका कौन सा काल? मध्य पाषाण काल। अब आते हैं उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल की विशेषताओं में जब हम भारतीय इतिहास में जाते हैं, जहां पर ये समझ लीजिए कि अब जो है मानव एक प्रकार के जो है स्थायी कृषि प्रारंभ, है ना, स्थायी कृषि प्रारंभ करना प्रारंभ कर दिया था। जो मानव एक प्रकार की जो है घुमक्कड़ था, जो मानव जो है जिनका मुख्य उद्देश्य शिकार करना, खाद्य संग्रहण करना, अब जो है वो एक प्रकार की सभ्यताओं में बदलना प्रारंभ हो चुका था। उत्तर पाषाण काल के जो साक्ष्यों में हमको धनपुर, सिंगनपुर, महानदी घाटी, ठीक है, यहां से प्राप्त होता है। याद नहीं होता है कई बार जो है, तो इसको ऐसे याद कर लेना। ठीक है, सी से सिंघनपुर, ध से धनपुर और म से महानदी घाटी। उत्तर सीधमा ऐसे करके पढ़ा, है ना। उत्तर किधर है? सीधमा, सीधा। सी से सिंघनपुर, ध से धनपुर और म से महानदी घाटी। इन तीन स्थानों से उत्तर पाषाण काल के हमको साक्ष्य प्राप्त होते। धनपुर कहाँ है? गौरेला पेंड्रा मारवाही में,
सिंघनपुर की गुफा आपको बता चुका हूँ, रायगढ़ में है ना, जहां से हमको मानव आकृति के चित्रित खुदी हुई औजार प्राप्त हुए। सब जगह से वही है, ठीक है। एक प्रकार के चित्रित खुदी हुई औजार हमको प्राप्त हुए हैं, आपके सिंघनपुर महानदी घाटी से हमको प्राप्त होते हैं, जैसे धनपुर से भी हमको प्राप्त हुआ है। समझ आ गया इतना? अब यहाँ से जो सवाल बनता है, अभी तक जो बना हुआ है, पुराने जो सवाल आप कुछ साल करोगे, तो उसमें निम्न में से कौन सा उत्तर पाषाण युगीन साक्ष्य प्राप्त होता है, ऐसा सवाल आया हुआ है, ठीक है। तो ये देखना आप, है ना। अब आते हैं पाषाण काल। मैं बताया नव पाषाण काल, जहां पर मनुष्य स्थायी कृषि को अब जो है प्रारंभ कर चुका है, ठीक है। स्थायी कृषि प्रारंभ कर चुका है, स्थायी निवास प्रारंभ कर चुका है, स्थायी निवास प्रारंभ कर चुका है, ठीक है। नदी अब जो है मनुष्य गुफाओं कंदराओं से उतरकर अब जो है मैदानी क्षेत्रों पे निवास कर चुका है, नदियों के आसपास रहना प्रारंभ कर चुका है, ठीक। ये वो काल है आपका नव पाषाण काल। आग की खोज हो चुकी थी, आग का प्रयोग प्रारंभ कर चुका है मानव, ये वो समय काल है, आग का प्रयोग प्रारंभ हो चुका है। इसके अगर साक्ष्य हम देखते हैं तो हमारे छत्तीसगढ़ में 3 प्रमुख स्थान है, चितवा डोंगरी, बोनटीला, टेरम, अर्जुनी, ठीक। चितवा डोंगरी, बोनटीला, टेरम, अर्जुनी। चितवा डोंगरी आपके बालोद में है, जहां पर नवपाषाण काल के चित्रित हथौड़े मिले हैं। बोनटीला टेरम रायगढ़ में है, जहां पर आपको चित्रित हथौड़े मिलेंगे। अर्जुनी भी आपके बालोद में है, चित्रित हथौड़े प्राप्त होते हैं। तो नवपाषाण काल के जो है यहाँ पर साक्ष्य कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो है आपके चितवा डोंगरी, बोनटीला टेरम और अर्जुनी। इतना याद रहना चाहिए आप लोगों को, इतना आप जो है पढ़ लेना। अब आते हैं महापाषाण कालीन साक्ष्य। ये समझ लीजिए नवपाषाण काल की जो समाप्ति का समय था, उत्तरार्ध है ना, समाप्ति का समय था, और आद्य ऐतिहासिक काल के प्रारंभिक जो समय काल के जो बीच का जो समय है, उसी को हम बोलते हैं मध्य, है ना, महापाषाण काल। क्या बोलते हैं? महापाषाण काल। अच्छा, इसका नामकरण इसलिए किया गया होगा क्योंकि इस काल में मानव जो है, जो समाधि होती थी, उन समाधियों को बड़े बड़े पत्थरों से बनाना प्रारंभ कर दिया था, ठीक। और बहुत सारे जो है समाधियां या बहुत सारे स्थानों पर पाषाण काल के घेरे प्राप्त होते हैं हमको, यानी कि यानी कि बड़े पत्थरों का घेरा हमको प्राप्त होता है। बड़े पत्थरों के घेरे प्राप्त होने के कारण ही इस काल को महापाषाण काल के नाम से जाना गया। तो ये काल हमारे छत्तीसगढ़ में कहां कहां से मिलता है, तो विशेष करके बालोद जिले से याद रखें। बालोद जिले के करीभदन, चिरचारी, सोरर, करका भाटा, 3 स्थानों से हमको जो है महापाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बालोद के जो धनोरा नामक स्थल पर लगभग 500 महापाषाण युगीन स्मारक हमको प्राप्त होते हैं। बताया ना, इस काल का जो स्मारक ये महत्वपूर्ण है, बड़े बड़े पत्थरों का स्मारक बनाया गया, इसीलिए कहीं न कहीं इस काल को महापाषाण काल के नाम से जाना गया, ठीक। सबसे पहले इसका उत्खनन एम.जी. दीक्षित ने करवाया था, लेकिन इसके अध्ययनकर्ता थे रमेंद्रनाथ मिश्र और जे.आर. कामले, ठीक। रमेंद्रनाथ मिश्र और जे.आर. कामले ने इसको जो है विस्तृत अध्ययन किया। इसके अलावा महापाषाण कालीन साक्ष्य टेंगना, बिलासपुर के मल्हार से भी हमको महापाषाण युगीन साक्ष्य प्राप्त हुए, यानी कि टेंगना से, बिलासपुर के मल्हार से भी हमको महापाषाण युगीन साक्ष्य प्राप्त हुए। चलिए, इतना समझ आ गया होगा आपको कि आज हमारा छत्तीसगढ़ का प्रारंभिक क्लास है, ठीक है। आज मैं एक परिचय दिया हूँ और शुरुआत किया हूँ। अब आगे हम जो है धीरे धीरे यहाँ से आगे बढ़ेंगे
और बहुत सारी जानकारियां हम देखेंगे, है ना। समझ आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो अच्छे से इसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेना। चलिए ठीक है फिर, धन्यवाद।